तो मेरे भाई और बहनों, लास्ट क्लास में हमने हमारा इंडियन इकोनॉमिक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जिसमें हमने देखा था कि यार हमारी जो कंट्री की रेंज है हमारे हाथ में आई थी। फिर हमने थोड़ा बहुत देखा था कि यार क्या गोल्स होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स लेकर आए थे। आपका वो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था, ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, देन लैंड सीलिंग था, देन उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन था आपका। तो वो हमने सारी चीज़ें देखी थी। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये जब इकोनॉमिक पूरा अपना सिस्टम सेटअप हो रहा था ना, तो जितने भी हमारे वर्ल्ड लीडर्स ब्यूरोक्रेट्स थे उनके दिमाग में ना एक गाना चल रहा था, जो आप सबने सुना हुआ है, डोरेमोन का एक गाना था, जिंदगी सवार दूं एक नई बहार दूं। ठीक है जी, ऐसा करके मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, रोबोट हूँ, जो भी आगे था वो। ठीक है जी, तो वो यार थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील हो गया, हमने भी अपने टाइम पे देखा था। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार वो जिंदगी सवार दूं एक नई बहार दूं, अब वो सवार दूं है या बिगाड़ दूं है, आज की क्लास के एंड में हमें पता चलेगा कि वो हमारी जो ज़िंदगी थी इकोनॉमिक सिस्टम सवरने मतलब सवरी थी या बिगड़ी थी। तो भैया प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आपको बाय द एंड वीडियो में पता चलेगा कि हमारा देश का बेड़ा गर्क हुआ था कि मतलब ऊंचा कूद गया। चलिए, तो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे दूं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सो दैट एक लिंक क्रिएट हो सके। तो हमने सबसे पहला पढ़ा था कि यार इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। फिर हमने देखा था कि इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया था, इंडिया ने अडॉप्ट करा था हमारा मिक्स सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, और इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारा जो सिस्टम था वो क्या था, 5 ईयर प्लान्स का, उसका चेयरमैन कौन होता है, कितने टोटल 5 ईयर प्लान्स हैं, कब वो जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स देखे थे जो होते हैं, और 12th जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो लास्ट प्लान था। और ऑब्वियसली मैंने आपको एडू कैप्टन के टाइम टेबल के बारे में बताया था, और इसी के साथ ये बताया था कि यार प्लीज़ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। तो यार प्लीज़ 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 इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस पर मिलते रहेंगे, और इंडियन इकोनॉमिक के तो आंसर भी अच्छे खासे मिलते रहेंगे आपको, प्रॉपर एनसीईआरटी वाले। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारे जो 5 ईयर प्लान थे वो कुछ पर्टिकुलर 4 पिलर्स पे या 4 गोल्स पे खड़े हुए थे। तो वो था ग्रोथ, देन उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, देन आपका सेल्फ रिलायंस, एंड देन इक्विटी था। फिर हमने देखा था कि यार एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहले तो फीचर्स हमने पढ़े थे 1950 1990 में। एक क्रक्स में हमने देखा था कि यार एग्रीकल्चर कैसा था उन 40 सालों में। देन उसके बाद हमने देखा था क्या पॉलिसीज ली थी फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी था, इंटरमीडिएरीज था। ठीक है, लेकिन इसका लूप होल्स ढूंढ लिया था जमींदार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो था पोर्शन आपके चैप्टर का। और क्यों लूप होल्स कैसे ढूंढ लिया था कि फार्मर्स को निकाला था, और खुद ही भैया अपना धोती वोती पहन के, गमछा वमछा पहन के अपना फार्मर्स रिप्रेजेंट कर दिया था, ताकि उन्हें लगे कि भैया इंटरमीडिएरीज तो भाग गए हैं, गवर्नमेंट को लगे ऐसा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और इन्हीं को लैंड दे दे। तो वो थोड़ा सा वहाँ गेम खेल गए थे। क्या खेल गए थे? गेम खेल गए थे, बोलते हैं ना आजकल। देन उसके बाद लैंड सीलिंग था। लैंड सीलिंग में एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी कि भाई इतनी ही आप ओन कर सकते हो अपने नाम पे लैंड, और वो भी उन्होंने कोर्ट में चैलेंज करा, इतने में उनको टाइम मिला और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के नाम पे लैंड कर दिया, ताकि उनकी जो पर्टिकुलर ओनरशिप है वो लिमिटेड ही दिखे। बट टेक्निकली सबको पता है बिहाइंड दी कर्टेंस क्या हो रहा था, कि भैया जो रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के नाम पे थे वो भी उन्हीं को ही मतलब कंट्रोल कर रहे थे वो। देन उसके बाद हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन वो लेकर आए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मेन हाईलाइट होता है वो थे आपके HYV सीड्स। ये पता नहीं मैंने HYY क्यों लिख दिया जल्दबाजी में, बट ये HYV सीड्स है आपके। ठीक है, HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है। तो हमारे साइंटिस्ट काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहे थे और फाइनली उनको सक्सेस हासिल हुई थी। फिर हमने देखा था इसकी जो सक्सेस है वो 2 पर्टिकुलर फेजेस में आई थी। एक शुरू में जो अमीर जो एफ्लुएंट फार्मर्स थे जिन स्टेट्स में, सिर्फ उन्हीं में आई थी। देन उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे सब्सिडीज एंड ऑल, उसकी वजह से बाकी स्टेट्स में भी आ गई थी। देन हम सेल्फ रिलायंट हो गए थे फूड क्रॉप्स को लेकर। देन उसके बाद हमने देखा था क्रिटिसिज्म भी काफ़ी सारा हुआ था कि ये जो आपने सब्सिडी दी थी ये गलत है, ये वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम हमारा IPR 1956, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा लगा के चलो कि मस्त ही है इस चैप्टर से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो सिंपल सी बात है, जब कोई कंट्री अपनी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज बढ़ाने का सोचे, ठीक है, उनकी ग्रोथ का सोचे, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन।
ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, क्योंकि यार एग्रीकल्चर पे हमारी कंट्री डिपेंडेंट थी, हमारा एग्रीकल्चर बेस जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसमें ना यार बहुत चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, रेनफॉल पे डिपेंडेंस होती है, थ्रू आउट दी ईयर काम नहीं रहता, वो सिर्फ गिने चुने सीजन होते हैं, सिर्फ हार्वेस्टिंग और इन सब में ही ज़्यादा काम होता है, उसके अलावा इतना काम नहीं होता। जहाँ पर फार्मर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड हो तो वो फिर पूरा साल जो है वो खाली बैठे रहते हैं। तो बस इसीलिए जो है कंट्री जो है अपने इंडस्ट्री सेक्टर को जो है वो ग्रो करने का सोचती है, क्योंकि यार एक तो उसमें थ्रू आउट दी ईयर जो है वो रहती है, एम्प्लॉयमेंट रहती है, ठीक है, बंदा कमाएगा तो पूरा साल कमाएगा, खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी होता है कि यार इंडस्ट्री जो है ना वो मॉडर्नाइजेशन लेकर आती है, एक इकॉनमी में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी लेकर आती है, और ग्लोबलाइजेशन भी उससे ईजी हो जाता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 5 ईयर प्लान्स का बहुत फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। आप देखोगे जो हमने 12 देखे थे उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस था। तो शुरू में तो यार जो हमारी कॉटन और जूटी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, हमने देखा था ब्रिटिश एरा में भी वही थी। उसके बाद जो 2 वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फार्म्स थे, एक जो हमारा टिस्को खुला था एंड अदर इन कोलकाता हमारा खुला था। तो ये ले देकर बहुत ही मिनिमम आप कह सकते हैं इंडस्ट्री बेस था हमारा, ठीक है। लेकिन इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया गया, देन इसको बढ़ाने का सोचा गया। अब बढ़ाने के सोचने के लिए ना यार पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, मतलब ज़्यादातर उसने अपना ही रोल रखा, और इसके रीज़न भी है, वो जस्टिफाइड थे इसके लिए। और वो रीज़न क्या है, एक तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल नहीं थी, वो गिने चुने ही इंडस्ट्रियलिस्ट, आज की डेट में जो हम बोलते हैं ना यार मैं भी एक स्टार्टअप खोलूंगा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, तो वो पहले वेव नहीं आई थी एंटरप्रेन्योर की, जैसे शार्क टैंक में बोला जाता है ना कि भैया वेव चल रही है, वेव चल रही है, मतलब काश वेव हमें भी बहा ले अपने साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था पहले के टाइम पे, बहुत ही वो गिने चुने लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज में घुसते। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को तो एक ही पता था, भाई खेती बाड़ी करो अपना, सुबह जाओ शाम खेत पे, शाम को आ जाओ, अपना खा पी के सो जाओ आराम से, ठीक है। लैक ऑफ इंसेंटिव था प्राइवेट सेक्टर ना, मतलब जिसके पास थे भी, मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा था, जो थोड़ा एक छोटे लेवल पे भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता था, वो भी इतना ज़्यादा मतलब एनकरेज नहीं था, या फिर इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था उसको लेकर। और मतलब कह सकते हैं कि उनको इतना इंसेंटिव्स नहीं दिख रहा था, मतलब हमारी देश की धरती सोना उगले वैसा वाला सीन था। वो इतना प्यार करते थे हमारी धरती से कि वो दूसरे सेक्टर, कई बार होता है ना कि यार हम मतलब एक घोड़े की तरह वैसे नाल लग जाती है, हम इधर उधर देखते नहीं है, हो सकता है मान लीजिए इधर उधर कुछ और अच्छा लिखा हो, लेकिन हम तो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उतना उनको इंसेंटिव दिखा भी नहीं था। और दूसरा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि भैया अभी अभी हमारी जो इकॉनमी है वो नई नई हमारे हाथ में आई है, तो पहले थोड़ा सोशल वेलफेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल रखेंगे तो उनका मोटिव तो प्रॉफिट होता है, जैसे हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में देखा था। तो वो तो फिर वो नहीं देखेंगे कि भाई लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अपना प्रॉफिट का देखेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो जस्टिफाइड थी पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा देने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आईपीआर 1956। आईपीआर क्या है? आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। एक हुआ था 1948 जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो इतना रेलेवेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सेकंड है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये सेकंड है। अब इसमें क्या था, इसमें बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे चेंजेस आए थे, ऐसे मेजर्स लिए गए थे मतलब जिससे हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बदल गया था, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया था। तो ये कब हुआ था? ऑन 30 अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हुआ था आफ्टर 1948 वाला। और इसमें इंडस्ट्रीज को ना बांट दिया था 3 शेड्यूल में। कितने शेड्यूल में बांटिए आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वाइवा में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों की तैयारी सिर्फ ऐसा नहीं करवाता कि भैया बस चैप्टर पढ़ा दिया, मैं आपकी तैयारी करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर मोटिव से आया हूँ, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से आया, मैं आप लोगों की यहाँ पर तैयारी करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 3 शेड्यूल में बांट दिया था इंडस्ट्रीज को, जो थे हमारे शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में लगभग 17 इंडस्ट्रीज थी, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, जिसमें ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को बहुत पैसा लगाना पड़ता, और प्लस ये थोड़ी सी ऐसी भी थी जो कह सकते हैं कि नेशन की वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, नेशन की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गए, एटॉमिक एनर्जी होगी, एक्सेट्रा। बाकी सब जो इंडस्ट्री थी उनमें कैपिटल बहुत लगती, तो प्राइवेट वाले इतने थे नहीं वहाँ पर। तो ये जो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज वो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट थी, उसमें तब तक कोई भी प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं।
टोटली एंड टोटली पब्लिक सेक्टर था, टोटली एंड टोटली गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था पूरे बिजनेसेस उन 17 इंडस्ट्रीज के। ठीक है, तो वो उन्होंने कोई कर भी नहीं सकता था ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखी हुई थी। फिर आता है आपका शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में थे बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिक्स थी, मतलब बेसिकली जो थी वैसे तो पब्लिक सेक्टर की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें एक रोल प्ले करने को दे दिया, लेकिन सप्लीमेंट्री है। मतलब ऐसा नहीं दे वर गोइंग हैंड इन हैंड कि गवर्नमेंट प्राइवेट, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब तू आगे चल, मतलब गवर्नमेंट ने बोला मैं आगे चलूंगी, तू मेरे से 10 कदम पीछे ही चलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल भी उसमें बहुत ही लिमिटेड था। तो ऐसी उसमें टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी, एल्यूमिनियम हो गया, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया, मशीन टूल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, एक्सेट्रा। तो शेड्यूल ए में 17 तो अपनी रख ली, शेड्यूल बी में भी 12 जैसी इंडस्ट्रीज थी, उनमें भी डोमिनेटिंग रोल पब्लिक का ही था, प्राइवेट की देख ली तो एक आधी कोई फैक्ट्री देख ली तो देख ली, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल सी, जो कि प्राइवेटली ओन्ड होना चाहिए एक्सक्लूसिवली, और ऐसा ही था। लेकिन गवर्नमेंट को इस पे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि प्राइवेट सेक्टर को तो हम कुछ दे भी कैसे रहे हैं। तो एक कागज के लिए तो उन्होंने दे दिया, लेकिन साथ में उसके साथ ना बड़ी सारी बंदिशें, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगा दिए, मतलब वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से। ठीक है, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से पूरा अंडर कंट्रोल ही था गवर्नमेंट के, इवन दो कहने के लिए कि भैया ये इंडस्ट्रीज जो है ये सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी। और वो रेगुलेशंस लगाई थी, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1951, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और ये सब अभी आप पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी क्या क्या रेगुलेशन थी। जैसे सबसे बड़ी रेगुलेशन थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। क्या थी? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अच्छा, लाइसेंसिंग आप सबको पता है, लाइसेंस आप ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके अलावा कोई पर्टिकुलर फूड लाइसेंस होता है, कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा लाइसेंस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये वो एक्सेट्रा। तो लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? यू आर काइंड ऑफ टेकिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट कि भैया हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ड्राइविंग हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपका टेस्ट लेगी, हाँ भाई तू सही है, तू कर सकता है, लेकर जा, ले जा गाड़ी, ये ले लाइसेंस। तो ऐसे ही उस टाइम पे एक कंसेप्ट था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, कुछ क्या ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, को न्यू इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए मतलब न्यू इंडस्ट्री में भी शेड्यूल ए की तो हो ही नहीं सकती, बी की होगी या सी की होगी, तो उसके लिए पहले परमिशन लोगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर आपको एग्जिस्टिंग वन को एक्सपेंड करना है, एक और फैक्ट्री डालनी है, एक और ब्रांच खोलनी है, उसके लिए भी, किसी और प्रोडक्ट में जाना है उसके लिए भी, मतलब समझ रहे हो आप बात की नहीं समझ रहे हो? एक तरीके से पट्टा बना रखा था प्राइवेट वालों को कि भैया भौंकेगा भी तो मेरे कहने पे भौंकेगा। ठीक है, तो ऐसा वाला सीन था। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था प्राइवेट सेक्टर को, ग्रो नहीं करने दे रहा था। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस वॉज ईजी इफ इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन बैकवर्ड एरिया। अच्छा, गवर्नमेंट जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी पे बहुत फोकस कर रही थी, मैंने आपको बताया था। तो उनको बोल दिया गया था कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाकर इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपके लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, सो दैट हम रीजनल इक्वालिटी फॉलो करें और सिर्फ गिने चुने एरियाज में ही कंसंट्रेटेड ना रह जाए हमारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब लाइसेंस जो था वो एक्सपैंड करने का गवर्नमेंट तभी देती थी जब गवर्नमेंट कन्विंस थी या गवर्नमेंट को लगता था कि हाँ देयर इज अ नीड टू इंक्रीज सप्लाई इन द इकोनॉमी, लार्जर क्वांटिटी की जरूरत है इकोनॉमी को, अदरवाइज वो लाइसेंस देती ही नहीं थी। ठीक है, देन उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि यार इंडस्ट्रीज, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ये जो छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए तो भैया कुछ करना पड़ेगा। तो इन 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जिसको हम कार्वे कमेटी, ये एमसीक्यू में आ सकता है तो प्लीज़ कृपया करके ध्यान दीजिएगा। जो जो एमसीक्यू से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सब मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसको कार्वे कमेटी के नाम से बोला जाता है, जिनका मकसद ही यही था कि भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आपको प्रमोट करना है, स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट, स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब उस टाइम पे हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट था वो ये था कि भैया 5 लाख तक जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रखी है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं, 5 लाख तक जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन में आएगा, जो अब जाकर 1 करोड़ हो गया है। अब जाकर वो कितना हो गया है? 1 करोड़। ठीक है, तो ये कार्वे कमेटी उन्होंने बनाई थी।
ऑल्सो हम लोगों ने भी एक कमेटी बना रखी है आप लोगों के लिए, जो प्रॉपरली टाइमली आप लोगों के लिए लाइव कोर्स लेकर आती है, प्रीमियम कोर्सेज लेकर आती है, लॉन्च करती है विद डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़, जिसमें सारे अंडरग्रेड लेवल पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी आप लोगों के लिए भरपूर करवाई जाती है, विद लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, विद AI मॉक टेस्ट, विद उसके अलावा हैंड रिटन फिजिकल बुक्स होती हैं, आपको मेंटरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है आपको। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जाकर इस पर देख लीजिए, ठीक है जी, कोई भी इंक्वायरी पूछ लीजिए। और भैया मतलब वो ताज की तरह, ठीक है, डायमंड ऑन दी क्राउन पे ये आ जाती है हमारा ऑफर, जो कि है मनी बैक गारंटी, 5 डेज मनी बैक गारंटी है कि भैया 5 दिन तक सर्विस का लाभ उठाइए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा वापस ले सकते हो। उसके बाद हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो टॉप क्लास तो हैं ही है भैया। AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन के बच्चा, IPMET 13, 24, 37 एडू कैप्टन, 30+ शी सुखदेव, 30+ SSRI, मतलब जितने भी टॉप कॉलेज हैं सब में एडू कैप्टन के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, कार्वे कमेटी बनाई थी। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जब तालाब में बड़ी मछली होती है ना शार्क, तो वो छोटी को खा जाती है, और सिर्फ शार्क देखने तो कोई आएगा नहीं, ठीक है जी। तो और फिर वो मोनोपोली हो जाएगी, तो शार्क अपना राज करेगी पूरे तालाब पे। तो ऐसे ही जो बिग इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्मॉल को ग्रो नहीं करने देती, उनका बिजनेस खरीद लेंगी, ये वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को लगाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव होती है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ज़्यादा हेल्प करेंगी। जो बिग होती है वो तो मशीनरी ले लेंगी, वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, वो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्टेप्स लिए थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि कुछ रिजर्व कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली रिजर्व कर दिए थे, मतलब उसमें कोई बिग इंडस्ट्री घुस ही नहीं सकती थी। वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती थी, डिपेंडिंग अपॉन दी एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स एंड वेरियस कंसेशन लाइक लोअर एक्साइज ड्यूटी देते थे उन्हें, जो बैंक लोन्स थे वो उनको लोअर रेट पे देते थे। तो ऐसा प्रॉपर सीन था ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो, और आज की डेट में भी ये फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन उतने लेवल पे नहीं जितना उस लेवल पे था। तो ये था भैया हमारा पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है, एक तो भैया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। IPR तो मैंने आपको बता ही दिया 1956 वाला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कार्वे कमेटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। तो हमने देखा रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो लिटरली मैक्सिमम तो ब्रिटेन में ही था, ठीक है जी। उसके अलावा जो बचा कुचा था वो भी ब्रिटेन जहाँ चाहता रहा वहीं सिलोन, पर्शिया, ऐसी कंट्रीज में था, जो उनकी उन्हीं की लगभग कंट्री सी थी जहाँ पर उनका कनेक्शन अच्छे थे, ठीक है। अब हमने अपने फॉरेन ट्रेड को भी सुधारना है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस BOP सिचुएशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एक्सपोर्ट सरप्लस का भैया फ़ायदा तो तब होना जब वो हमारे ऊपर खर्च हो, हमारे ऊपर खर्च ही नहीं होता था। तो इसलिए फॉरेन ट्रेड के लिए भी हमने एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी, जिसको बोलते थे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे, क्योंकि ब्रिटेन से सारे फिनिश गुड्स आते थे, फूड हम अमेरिका से ले रहे थे। तो इसीलिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, या फिर एक और नाम से इसे बोला जाता है, जो कि आता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। क्या बोला जाता है इसको? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है कि भैया फॉरेन ट्रेड में आप इंपोर्ट की तरफ ज़्यादा मत देखो, आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की सोचो, क्योंकि डिपेंडेंस उन पे रहेगा तो फिर हमारा काम खराब ही रहेगा। तो इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वाइटल सेक्टर, जो वन ऑफ दी गोल होता है हमारे 5 ईयर प्लान का, अ स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन वॉज इंपॉर्टेंट। Import substitution means policy of replacement or substitution of imports by domestic production, कि बाहर से ना लेकर हम खुद ही क्यों ना बनाएं। जो आज की डेट में आप ये भी कह सकते हो मेक इन इंडिया भी वही है एक तरीके से। उसके बाद एम वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ऑब्जेक्टिव वॉज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। अब प्रोटेक्शन कैसे करा गया ये आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया उनका प्रोटेक्शन कैसे किया गया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन कैसे किया गया। तो 2 टूल्स यूज हुए थे इसमें, एक है टेरिफ्स एंड दूसरा है कोटास। एक है टेरिफ्स एंड दूसरा है आपका कोटास। टेरिफ का मतलब होता है टैक्स, अच्छा कोटास को नॉन टेरिफ भी बोलते हैं। कोटास को हम नॉन टेरिफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स यूज नहीं होते, इसमें लिमिट यूज होती है।
क्वांटिटेटिव लिमिट। तो टैरिफ का मतलब हो गया टैक्स लेवाई करते थे, इंपोर्टेड गुड्स पे हैवी टैक्स लेवाई करते थे सो दैट हम डिस्करेज कर सकें इंपोर्ट को। महंगा पड़ेगा तो वो अपने आप खरीदना छोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम कोटास की बात करें तो हम मैक्सिमम लिमिट लगा देते कि भाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी इंपोर्ट में इतनी ही आ सकती है, उसके अलावा नहीं आ सकती। ठीक है, और रीजन क्या थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का? बिकॉज वी वर वे हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर दिस। ठीक है, और इंडिया डोंट हैव इनफ पोटेंशियल टू फाइट डेवलप्ड कंट्रीज एंड ऑल्सो टू अवॉइड ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये दो बेसिक रीजन थे, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो उसके बाद एक तो पहली बात, अगर आप इंपोर्ट को डिस्करेज नहीं करोगे और चाहोगे कि यार हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे ही ग्रो हो जाए, तो यार जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी अपडेटेड टेक्नोलॉजी से अच्छे गुड्स बनेंगे, सस्ते गुड्स बनेंगे। तो जब वो यहाँ बेचेंगे हमें, तो ऑब्वियसली एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो अच्छे और सस्ते की तरफ जाएगा ना, रेदर देन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस महंगे या आउटडेटेड गुड्स की तरफ जाएगा। तो इसलिए इंपोर्ट को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है, इसके बाद अब हमारा ये टोटली चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम इसको अप्रेज करेंगे, क्रिटिकली अप्रेजल रखेंगे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कि भैया क्या सही हुआ कि नहीं हुआ। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो भैया सबसे पहले तो ये देख लो कि यार इंडिया की जो जीडीपी शेयर था इंडस्ट्रियल सेक्टर से फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स में, अब इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आया था सीधा सीधा कि क्रिटिकली अप्रेज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया। तो इतनी कोई फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटा मोटा चीज़ें पता होनी चाहिए, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स में जो जीडीपी शेयर था इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंडिया में वो बढ़ा था, 13% था, देन उसके बाद 24.6% हो गया। तो लगभग डबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डबल थोड़ा सा ही कम था। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी शेयर था वो कम हो रहा था, हमने देखा था, लेकिन पॉपुलेशन का डिपेंडेंस कम नहीं हो रहा था। ये सबसे बड़े मुद्दे की बात थी कि यार पॉपुलेशन की डिपेंडेंस कम करो एग्रीकल्चर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद हमारा जो सर्विस का था वो भी हमारा बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये देखो ये परसेंटेज में है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पर आप 13 से 24.6 लिख रहे हो। तो मेरे बच्चों वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। हम ये यहाँ पर आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो उस पर मत जाना। ठीक है, यहाँ पर हम जीडीपी के शेयर से देख रहे थे। और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की जो पॉलिसीज थी वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुई थी, लेकिन उसमें दो ड्रॉबैक्स आ गए थे। एक तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फेल्ड हुई टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, क्योंकि जब आप इंपोर्ट को डिस्करेज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट एक्सपोर्ट पे भी होता है। क्योंकि पहली बात तो हमने पहले इंपोर्ट खत्म करा ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सकें। अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो करने का मतलब है कि पहले अभी वो, मतलब ऐसा समझो कि अभी अभी उसका जन्म हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा ना उसको। तो हम पहले अपनी नीड्स तो पूरी कर ले, तब जाके तो एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे। और गवर्नमेंट भी इतना एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भैया हम पहले अपना तो कर लें भाई, खुद तो रोटी खा लें तब तो बाहर वालों को खिलाएंगे, ऐसा वाला सीन था। ऑल्सो जब हमने पूरा ही कंपटीशन कट कर दिया था फॉरेन से, तो बस वो एक सरकारी वो नहीं होते, जब आप सरकारी जॉब में जाते हो, सरकारी जॉब वाले ढीले क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भैया हमारी जो जॉब है वो जॉब तो सिक्योर्ड है ना, हमारा तो कोई कंपटीशन निकाल नहीं सकता हमें कोई। ठीक है जी, परमानेंट जॉब है हमारी, तो बस फिर वो काम ही नहीं करते हैं। तो इसी वजह से यही चीज़ देखी गई, जब हमें कंपटीशन हमारा कट किया गया, ठीक है, तो कोई एफर्ट्स नहीं ले रही थी इंडस्ट्रीज अपना कि अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सके, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की, एक्सेट्रा। और इसी से हम हमारे क्रक्स पे पहुंचते हैं इस वीडियो के, इस चैप्टर के, कि भैया आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जिस हिसाब से सोचा था तरक्की हुई थी, नो डाउट कुछ पॉजिटिव भी निकल के आया था, लेकिन जितना पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया था, जितनी एग्रेसिव हमने प्लानिंग करी थी, जितने अच्छे से हम लगे हुए थे इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन जस्ट बिकॉज लूप हॉल्स ढूंढ लिए, कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, उस वजह से, और प्राइवेट सेक्टर को ब्रीथ करने का मौका नहीं दिया गया, तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बैठती रही। और भैया हमारा जो BOP है वो बहुत गलत हो गया था, बहुत ही ख़राब हालत हो गई थी। तो मतलब इसी वजह से आप हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या नाम होता है इसका? इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, जो आप NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPGP जानते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लीव अ कमेंट आइदर अ गुड और अ बैड, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अकॉर्डिंगली, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।